पे नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? आपको हमारी आवाज आ रही है? हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन 2D में त्रिभुज के एरिया से संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं हमने सभी सवालों को सॉल्व कर लिया। ठीक है ना? नॉर्मल चतुर्भुज, हीरोन्स फॉर्मूला, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, हर एक तरह के कैलकुलेटिव, नॉर्मल, इजी, मॉडरेट, सब। और अब हम ट्रायंगल खत्म करने के बाद शुरू करने वाले हैं अपना अगला क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में चतुर्भुज। ठीक है ना? क्वाड्रिलेटरल के एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं वो सब हम इस शीट में सॉल्व करेंगे। शीट मैंने बना के अपलोड करा दी है। क्वाड्रिलेटरल के लिए मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको 70 के करीब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और इसमें सारे टाइप कवर हो जाएंगे अप्रोक्स 70 क्वेश्चंस में। ठीक है ना? क्योंकि इसमें केवल हमें सवाल ही ज्यादा करने, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा है नहीं, तो 3 क्लास में हम ये क्वाड्रिलेटरल को पूरा एंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रिलेटरल या हिंदी में चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल आप समझते हैं? हटा दो केशव। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा मेरे दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी होती है। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को एक क्वाड्रिलेटरल या हिंदी में हम लोग चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें 4 साइड होती हैं, 1 2 3 4, ऐसे 4 कोने होते हैं जैसे आपको दिख रहा है ABCD। 4 ही इसमें एंगल होंगे अंदर की तरफ, है ना? ये एक दूसरा, ये पहला दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री, ये बातें सभी को पता है। अच्छा, आपको पढ़ना क्या क्या है मैं बता दूं। आपके जो सिलेबस में है वो पढ़ना है स्क्वायर यानी कि वर्ग, आपको पढ़ना है रेक्टेंगल यानी कि आयत, आपको पढ़ना है पैरेललोग्राम हिंदी में समांतर चतुर्भुज, आपको पढ़ना है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम है ना हिंदी में समलंब चतुर्भुज, आपको पढ़ना है रोम्बस हिंदी में समचतुर्भुज, आपको पढ़ना है काइट, पतंग। ये बच्चों, हालांकि काइट के तो कोई सवाल देखे ही नहीं मैंने पिछले 5-6 साल में किसी भी एग्जाम में, तो किसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है? तो हम सबके कॉन्सेप्ट फॉर्मूला भी जानेंगे और उस पर टाइप वाइज टाइप सवाल भी करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से, क्वाड्रिलेटरल जिसको हिंदी में कहा जाता है चतुर्भुज। ठीक है ना? क्लास लाइव चल रही केशव है? चले करते हैं मेरे प्यारे भी क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। चलिए ध्यान से सुनेगा, है ना? 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल या किसी भी जनरल चतुर्भुज का, कोई भी चतुर्भुज हो चाहे किसी भी शेप का, उसका एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है? किसी क्वाड्रिलेटरल के एरिया निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है? ध्यान सुनेगा। ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं ये किसी भी चतुर्भुज में लगेगा, चाहे वो किसी भी साइज का, किसी भी शेप का क्यों ना हो। हमने आपके सामने चतुर्भुज बनाया ABCD, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? भाई हमने देखो, चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं तो 2 डायगोनल होते हैं। अगर आप आमने सामने के वर्टेक्स को मिला देंगे, A और C को मिला दो, तो ये जो AC बन गई ये क्या है? ये चतुर्भुज का एक डायगोनल है। ऐसे आप B से D को मिला दोगे तो ये क्या है? BD, चतुर्भुज का डायगोनल है। तो चतुर्भुज के क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल होते हैं, क्लियर है? तो अगर किसी चतुर्भुज का एक डायगोनल दिया है, जैसे कि यहां पे मान लीजिए इस चतुर्भुज ABCD का ये डायगोनल AC की लंबाई दी हुई है, डायगोनल AC की लंबाई, और डायगोनल AC पर सामने वाले वर्टेक्स कौन से? सामने वाला वर्टेक्स B है और ये D है। सामने वाले वर्टेक्स B से परपेंडिकुलर डाला गया, डायगोनल AC पर लंब डाला गया, 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री कोण है जिसकी वैल्यू है H1। इसी डायगोनल AC पर सामने वाले शीर्ष D से परपेंडिकुलर डाला गया, देखो ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का एंगल है बच्चों, 90 डिग्री का, और ये है H2। तो इस क्वाड्रिलेटरल का, इस चतुर्भुज का जो एरिया होगा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/2 डायगोनल AC गुणा H1 प्लस H2, 1/2 डायगोनल AC गुणा H1 प्लस H2। बच्चों अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में
एक डायगोनल की लंबाई पता है और उस डायगोनल, उस विकर्ण पर सामने वाले शीर्षों से, सामने वाले वर्टिस से परपेंडिकुलर या हाइट डाली गई है h1 h2, तो क्वालिटल का एरिया है 1/2 डायगोनल AC गुणा h1 प्लस h2। ठीक है ना। चलिए, जैसे यहां पे BP, पॉइंट B से BP, पॉइंट D से DQ, BP और DQ परपेंडिकुलर है डायगोनल पे, डायगोनल AC पे। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर, तो आप बताओ इस क्वाड्रेटल का एरिया कैसे निकलेगा। मैं प्रूफ करके बता देता हूं। मान लीजिए जैसे क्वाड्रेटल है चतुर्भुज, मैंने इसका डायगोनल खींचा, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को जोड़ दूं, इस वाले को इस वाले को, आ जाएगा क्वाड्रेटल का एरिया। तो प्यारे बच्चों, जैसे चतुर्भुज है, अगर मैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC, इन दोनों के एरिया को जोड़ देता हूं, आ जाएगा बेटा क्वाड्रेटल का एरिया। किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस गुणा हाइट। मैं बात कर रहा हूं केवल ट्राइंगल ABC की। तो ये देखो बेस AC है, बेस AC, सामने वाले वर्टेक्स पॉइंट B से परपेंडिकुलर डाला गया है H1। क्या डाला गया, H1 मेरे प्यारे भाई, H1। तो एरिया हो जाएगा 1/2 AC गुणा H1। ऐसी डायगोनल, सॉरी, ट्राइंगल ADC का एरिया क्या होगा, ADC का डायगोनल AC है, सामने वाले वर्टेक्स पॉइंट D से हाइट डाली गई है H2, तो एरिया हो जाएगा 1/2 AC गुणा H2। 1/2 AC कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, H1 प्लस H2। ये चतुर्भुज का एरिया आ गया। तो किसी भी चतुर्भुज का एरिया निकालने का एक कॉन्सेप्ट है, 1/2 उस चतुर्भुज का एक डायगोनल गुणा उस डायगोनल पर अपोजिट वर्टेक्स से डाली गई हाइट का सम। ठीक है बच्चों, 1/2 डायगोनल AC गुणा अपोजिट वर्टेक्स, सामने वाले शीर्षों से डाली गई हाइट का योग H1 प्लस H2। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस पे सवाल करते हैं। पहले आ जाइए, करो। सवाल नंबर है पहला, सवाल देखिए मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल बेसिक है। ABCD एक क्वाड्रेटल है जिसमें डायगोनल BD 17 है, AL BD पे परपेंडिकुलर है, CM BD पे परपेंडिकुलर है, AL 18 है, CM 20 है। चतुर्भुज का एरिया ज्ञात कीजिए। हालांकि अगर आप एक समझदार बच्चे हैं तो आपको इस सवाल का डायग्राम तक बनाने की जरूरत नहीं है, पर आप अभी नहीं समझ पाएंगे इसलिए मैं चित्र बना दे रहा हूं। मान लीजिए कि जैसे चतुर्भुज है कोई, मान लीजिए प्यारे दोस्तों चतुर्भुज है ABCD, ये क्वाड्रेटल है ABCD, ठीक है। और इस क्वाड्रेटल का डायगोनल है BD 70। इस चतुर्भुज का डायगोनल BD 70 है, सामने वाले वर्टेक्स पॉइंट A से ये हाइट डाली गई है AL, और पॉइंट C से परपेंडिकुलर डाला गया है ये CM, पॉइंट C से परपेंडिकुलर डाला गया है CM। तो यहां पे AL की लंबाई कितनी दी है, AL की लंबाई 18 दी है, ठीक है। CM की लंबाई 20 दी है, और आपसे पूछा है चतुर्भुज का एरिया। क्या जरूरत है सवाल को सॉल्व करने की मेरे भाई, नहीं हो जाएगा। क्वाड्रेटल का एरिया क्या आएगा, 1/2 डायगोनल BD, विकर्ण BD की लंबाई 70 है, और सामने वाले वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डाला गया है उनकी हाइट का सम 18 प्लस 20 है। तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 70 गुणा 18 प्लस 20, 38 का आधा 19, तो 19 7 133, 1330। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1330 है, ऑप्शन नंबर C सही है। ठीक है, ठीक है। पेपर में कोई डायग्राम नहीं बनाना है। आगे चलिए प्यारे दोस्तों, एक और सवाल करते हैं इसी पर। ये बताओ, द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 336 मीटर स्क्वायर and the perpendicular drawn to one diagonal from the opposite vertices are 16 and 12 meter long. Find the length of this diagonal. यहां उल्टा सवाल है। एक चतुर्भुज का एरिया 336 मीटर स्क्वायर है, सम्मुख शीर्षों से एक विकर्ण पर खींचे गए लंब 16 और 12 हैं। एक डायगोनल पर सामने वाले वर्टेक्स से दो परपेंडिकुलर डाले हैं, दो लंब डाले हैं जिनकी लंबाई है 16 और 12। H1 H2 की वैल्यू है। आपसे पूछा उस डायगोनल की लंबाई, विकर्ण की लंबाई क्या है, तो मैंने अभी पढ़ाया किसी भी क्वाड्रेटल या चतुर्भुज का एरिया होता है 1/2। उस चतुर्भुज का एक डायगोनल, एक विकर्ण पता होना चाहिए, और इस विकर्ण पर सामने वाले शीर्षों से, अपोजिट वर्टेक्स से जो हाइट डाली गई है उनका योग पता होना चाहिए, H1 प्लस H2। ठीक बच्चों, तो 2 से 16 प्लस 12 28, कितनी बार कट जाएगा, 14 बार।
14 से इसको काटेंगे तो कितना, 14 दूनी 28 और 5, 14 चौका 56, यानी कि डायगोनल की लंबाई आ गई है बच्चों 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर है डी। सेंटीमीटर में नहीं आएगा, मीटर में आएगा ना, सब कुछ अगर मीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में नहीं आएगा, 24 मीटर होना चाहिए था। खत्म। ठीक है बच्चों, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर किसी क्वालिटल का बच्चों एक डायगोनल और सामने वाले दो वर्टेक्स से हाइट अगर दी है H1 H2 तो उसका एरिया 1/2 डायगोनल AC गुणा H1 प्लस H2। मैंने प्रूफ भी आपको करके दिखाया है, कॉन्सेप्ट सामने लिखा हुआ है। हम लोग प्यारे मित्रों आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोई सवाल तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट ही आप समझ गए तो काफी है मेरे भाई। ध्यान सुनिएगा, आप कोई भी चतुर्भुज बनाइए, मान लीजिए क्वाड्रेटल है ए बी सी डी, ये क्वाड्रेटल है ए बी सी डी। अगर किसी भी क्वाड्रेटल या चतुर्भुज के चारों साइड के मिड पॉइंट को, चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो जो नया क्वाड्रेटल बनेगा वो हमेशा एक पैरेललोग्राम होता है, वो हमेशा एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये चतुर्भुज है ABCD, इसकी चारों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाया गया। साइड AB का मिड पॉइंट क्यों है, साइड AB का मध्य बिंदु है, साइड AD का मिड पॉइंट P है, साइड CD का मिड पॉइंट S है, और साइड BC का जो मिड पॉइंट है प्यारे बच्चों वो R है। तो हमने चारों साइड के मिड पॉइंट को मिलाया है ना, चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से ये एक नया चतुर्भुज बन गया PQRS। नया बन गया ना PQRS। ये जो PQRS नया चतुर्भुज बनेगा, किसी भी क्वाड्रेटल की चारों साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से जो नया आकृति, नया चतुर्भुज बनता है वो हमेशा एक पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज होता है। अब आप कहोगे सर पैरेललोग्राम किस बला का नाम है? देखो पैरेललोग्राम, आपने रेल की पटरियां देखी हैं, रेल की पटरियां पैरेलल होती हैं, समांतर, दो ऐसी लाइन जो कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलती, बराबर दूरी पर रहती हैं, पैरेललोग्राम कहलाती हैं। तो पैरेललोग्राम एक ऐसा चतुर्भुज है बच्चों, समांतर चतुर्भुज, जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, लंबाई में बराबर हो। यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ए, ये बी है तो ये भी बी, ये कहलाता है पैरेललोग्राम। आमने सामने की भुजाएं ऐसी हैं जैसे रेल की पटरियां कभी नहीं मिलेंगी, पैरेलल हैं। आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हों प्यारे बच्चों और बराबर हों, इक्वल हों, वो कहलाता है पैरेललोग्राम। तो किसी भी चतुर्भुज के चारों साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से बच्चों ये जो नया चतुर्भुज बन के आया है, ये जो नया चतुर्भुज, ये जो कलवा चतुर्भुज है, ये कलवा चतुर्भुज जो होगा प्यारे बच्चे पैरेललोग्राम होगा। ठीक है बच्चों, और इसका एरिया हमेशा, इसका एरिया PQRS का ओरिजिनल वाले क्वाड्रेटल के एरिया का आधा होगा। इसका जो एरिया होगा वो ओरिजिनल चतुर्भुज ABCD के एरिया का आधा होगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, PQRS का एरिया ABCD चतुर्भुज के एरिया का आधा होता है। अभी रिसेंट मेंस के पेपर में सवाल आया था सीजल में, जो यानी कि उसमें आ सकता है, एग्जाम में तो कहीं भी आ सकता है कि एक चतुर्भुज है, उसके चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया गया है, ओरिजिनल चतुर्भुज का एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मिड पॉइंट को मिलाने से नए चतुर्भुज का एरिया क्या होगा? 24। खत्म, इतना सा सवाल भाई साहब। एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। दो कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरी आपको पता है, कोई भी सवाल आए आप कर लोगे। तो ब्लैक वाले का एरिया ओरिजिनल वाले का आधा है, आगे बात समझते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट समझाए। चलिए अगले सवाल, नेक्स्ट। चलो प्यारे भाइयों, अब यहां पे क्वाड्रिलेटरल के एरिया निकालने वाले मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन कराता हूं चतुर्भुज के एरिया के। एक्चुअली चतुर्भुज के एरिया निकालने का कोई सिंपल सा फॉर्मूला है ही नहीं। चतुर्भुज के एरिया निकलता है जुगाड़बाजी से। जुगाड़बाजी क्या, चतुर्भुज में लाइन खींच के दो त्रिभुज बना लो, एरिया निकलेगा। ये सवाल देखिए बच्चों, किसी प्लॉट की दो भुजाएं 32 और 24 मीटर हैं एंड द एंगल बिटवीन देम इज ए परफेक्ट राइट एंगल, और उनके बीच का जो कोण है, ये भुजा 32 से 24 से इनके बीच का जो कोण है ये 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ठीक है,
बाकी दो भुजाओं में से हर एक की लंबाई 25 मीटर है। इस प्लॉट की बाकी दो भुजाएं 25-25 मीटर है और बाकी कोई भी तीन एंगल समकोण नहीं है, 90 डिग्री का नहीं है। तो इस प्लॉट का एरिया क्या होगा, यह सवाल है। आ गया बच्चों प्रश्न समझ में, है ना। तो एक प्लॉट है, चतुर्भुज है बच्चों, इसकी दो भुजाएं जो हैं वो 32-24 है, बीच में ये एंगल 90 है, बाकी दो भुजाएं 25-25 मीटर है। इसका एरिया क्या होगा। यहां तो कोई विकर्ण डायगोनल वगैरह नहीं दिया है, कैसे निकलेगा बच्चे इसका एरिया। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह के बहुत सारे सवाल परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसका एरिया निकालना बहुत आसान होता है। आप यहां पे इस तरीके से मिला दीजिए, बस ये मिला दीजिए, है ना। तो देखिए दो ट्रायंगल बनेंगे, मान लीजिए प्लॉट है ABCD, अगर आपने ये मिला दिया, बी से डी को मिला दिया डायगोनल, तो दो त्रिभुज बन गए बच्चों, दो त्रिभुज। एक त्रिभुज है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, दूसरा है प्यारे दोस्तों इसमें ये आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। अगर इन दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर दूं, जोड़ दूं, तो आ जाएगा चतुर्भुज का एरिया। यही टेक्निक है, बड़ी सिंपल सी, है ना। यही टेक्निक है प्यारे स्टूडेंट जो आपको सीखनी, आप बोलोगे हां जी सर समझ गया, ठीक बच्चों। तो आप बताओ इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा। देखो ये 24 है, 32 है, तो 90 डिग्री के सामने कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर कैसे, कुछ भी कर रहे हैं। देखो 24 और 32 किससे कटता है, 8 से। 8 से 24 कटेगा 3 बार, 32 कटेगा 4 बार, 3 4 5, पाइथागोरन ट्रिपलेट है 3 4 5। देखो ये 8 गुना है, 8 गुना, 8 से गुना हो रहा है ना बच्चे। 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, इसका हाइपोटेनस 40 है। तो मुझे बताओ ये जो समकोण त्रिभुज बना है ना BAD, इसका एरिया क्या आएगा। राइट एंगल का एरिया मैं आपको बता चुका हूं 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं हैं 24 गुणा 32 प्लस, अब मुझे इसमें इस समद्विबाहु त्रिभुज BCD का एरिया जोड़ लेना है। BCD का एरिया जोड़ लेना है बच्चों। बताओ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका बताया कि वर्टेक्स से बेस पर लंब डालो। वर्टेक्स से क्या करो, बेस पर लंब डालो मेरे दोस्तों, हाइट डालो। पॉइंट सी से अगर आप बेस BD पे परपेंडिकुलर डालेंगे ना प्यारे दोस्त, तो ये बेस को आधा आधा कर देगा। यानी कि अगर ये 40 है तो हाफ हाफ हो जाएगा 20-20, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। बोलो हाँ। अब आप बताओ 90 डिग्री के सामने 25 है, 20 है, तो क्या 15 नहीं आ जाएगा। है भी, आप कहोगे सर कैसे। भाई 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ये कितने गुना हो रहा है, 5 गुना। तो 15 20 25 भी तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। 5 चौक 20, 5 बचे 25, तो तीसरी भुजा क्या बचेगी, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 बचे 25, 15 20 25, 15 20 25 का ट्रिपलेट है। तो तुरंत मैंने आपको समकोण ये समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना सिखा रखा है, ठीक है बच्चों। ये आ गया। तो अब इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा बच्चों, बेस का आधा है 20 और ये इसकी हाइट है 15, इनकी गुणा कर देंगे 20 गुणा 15, बेस का आधा 20 और हाइट 15, इसकी गुणा कर देंगे। दोनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ दो, आंसर आ गया। 2 से 32 चला गया 16 बार, 16 गुणा 24 कितना आएगा 384, प्लस 20 गुणा 15 कितना आएगा 300, 384 प्लस 300 आ गया 684। तो प्लॉट का एरिया सब कुछ मीटर में 684 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, डी, डी है ऑप्शन। ठीक है, बताओ मजा आ गया स्टूडेंट्स। तो ऐसे चतुर्भुज के एरिया निकालने वाले सवालों को सॉल्व करना है, यानी कि बेसिकली ट्रायंगल की हेल्प से। और दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। सवाल नंबर 4, ये जनरल क्वालिटरल है ना, इसकी कोई शेप जो है फिक्स नहीं है। चलो सवाल नंबर 4 ये बताइए, चतुर्भुज ABCD में AB 17, BC 8, CD 9, AD 12, AC 15, अरे बाप रे इतना सब कुछ दिया है। इस चतुर्भुज का एरिया क्या है। AB की लंबाई 17 है, BC की 8 है, AC 15 है,
सी डी 9 है अभी। बताइए बच्चों, ए बी बी सी सी डी ए डी तो साइड है। अच्छा, ए सी कोई साइड नहीं होती। चतुर्भुज की साइड क्या होती है मेरे प्यारे भाई? ए बी बी सी सी डी ए डी। ये देखो चतुर्भुज की साइड होती है ए बी बी सी सी डी ए डी। ये जो ए सी दिया है बेसिकली ये क्या है? ए सी डायगनल है, डायगनल। और ये डायगनल बनेगा बी ए सी में, बी सी और ए सी में। डायगनल ए सी है ना, ए सी डायगनल है प्यारे बच्चों। बताओ ये ए बी और बी सी में बनेगा, सॉरी। बहुत बढ़िया बच्चे, गजब का है। देखते हैं कैसे इसका चित्र बना पाओगे। इसका चित्र बनाना भी अपने आप में जो है एक मुश्किल काम है। ठीक है, आप चतुर्भुज बनाइए प्यारे दोस्तों। यहां पर चतुर्भुज बनाना है आपको। भुजा बीसी 8 है, ठीक है। और ये रहा, पहले हम यहां पे खींच लेते हैं 9 12 15। ये देखिए, देखो इस चित्र को कई तरीके से बनाया जा सकता है, जो आपको समझ आए वैसे बना लीजिएगा, ठीक है ना। सी डी और एडी में क्या कॉमन है? डी, सी डी, ये आ जाएगा। तो ये एक ऑर्डर में बनना चाहिए ना, ए बी सी डी। तो ये हो जाएगा ए बी सी डी, ये होना चाहिए बच्चों, ए बी सी डी। एक ऑर्डर में दिख रहा है ए बी सी डी। आसान नहीं है सवाल को कि चित्र नहीं बनेगा बच्चों से। सीडी कितना है? 9 सेंटीमीटर। एडी कितना है? 12 सेंटीमीटर। एसी कितना है? 15 सेंटीमीटर। देखा, तो मैंने जानबूझ के यहां पे 9 12, एसी क्या बनाना है? विकर्ण। एसी डायगनल है 15 सेंटीमीटर, बाकी ए बी बी सी सी डी ए डी साइड है। और ये जो 9 12 15 बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बनना है प्यारे दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल। पता है ना भाई, 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। किसी ट्रिपलेट को किसी नंबर से गुणा करने पर भी वो ट्रिपलेट रहता है। अगर इस पूरी भुजा को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, अभी भी ट्रिपलेट है 9 12 15। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब यहां पे दिया हुआ है कि ए बी 17 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी की लंबाई 17 है। उसके बाद दिया हुआ है बीसी 8, बीसी की लंबाई 8 है। ठीक है बच्चों, क्या आपको यह भी समकोण त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा? ए बी सी 8 15 17 पाइथागोरन ट्रिपलेट राइट एंगल ट्राइंगल होता है कि नहीं? ये बेसिकली दो राइट एंगल ट्राइंगल को मिला दिया गया। 8 15 17 में सबसे बड़ी भुजा 17 है, और 17 के सामने वाला ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल। 8 15 17 में 90 डिग्री के सामने ये राइट एंगल होगा। 17 जो है हाइपोटेन्यूस होता है, 8 15 17 में लार्जेस्ट साइड 17 है, समकोण त्रिभुज है। तो बेसिकली यहां पे दो समकोण त्रिभुज को मिला दिया गया है और चतुर्भुज बना दिया एबीसीडी। तो इसका एरिया क्या आएगा भाई? दोनों ट्राइंगल के एरिया को जोड़ दो। किसी भी राइट एंगल का एरिया होता है, क्वालिटल एबीसीडी का एरिया निकालना है ना, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा। ये साइड 9 है, ये 12 है। 12 में 108 का आधा 54। अब उसके बाद चतुर्भुज ए बी सी का एरिया निकालना है, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड को। 90 डिग्री बनाने वाली साइड ये 8 है, ये 15 है। ठीक है बच्चों, तो 12 में 108/2 54, 15 8 120/2 60। 54 और 60 कितना आ जाएगा भैया? 54 और 60 आ जाएगा 114। 114 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस बच्चे को ट्रिपलेट की अच्छी समझ है वो पहचान पा रहा है कि भाई 9 12 15 ट्रिपलेट है, वही सवाल को जल्दी से कर पाएगा, वरना आधी दुनिया तो चित्र बनाने में रह जाएगी। आपको देखते ही समझ जाना चाहिए कि यहां पे दो समकोण त्रिभुज को इस तरीके से मिला के रख दी। ठीक है, प्रैक्टिस से ही ये चीजें हो पाती हैं। आगे चलेंगे, आखिरी सवाल इस टाइप का, सवाल नंबर 5 करो। करेंगे प्यारे भाई?
करिए बच्चों। एक क्वाड्रेटरल एबीसीडी की साइड AB 5 है, BC 12 यूनिट है, CDDA बराबर है, एंगल ABC भी 90 डिग्री है, ADC भी 90 डिग्री है। इस चतुर्भुज का एरिया क्या है? ठीक है, तो हमें सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाया जिसमें AB 5 BC 12 इस तरीके से, और इनके बीच का कोण, साइड AB BC के बीच का कोण ABC बनेगा ना, ABC ये 90 डिग्री का होना चाहिए। AB 5 BC 12 है ना, फिर ABCD, D 90 डिग्री बनेगा। ओके, अच्छा ऐसे बनाना है ABCD। चलो देख लेते हैं जैसे भी बनता है उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये चतुर्भुज है प्यारे दोस्तों, मैंने इस तरीके से बना लिया। अभी A B C D। अच्छा थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा करके बनाते हैं तो ठीक रहेगा। CDAD को बराबर भी तो करना है। एक सेकंड बच्चों, चित्र बनाना भी, अब देखो अब बनेगा ये मस्त, समझ में आ रहा है ना। चतुर्भुज ABCD में दो भुजाएं AB और BC। अब मैंने इसी तरीके से दिमाग में रख के चित्र बनाया कि AB छोटी होनी चाहिए, BC बड़ी, तो AB मैंने छोटी बनाई है 5, BC बनाई है बड़ी 12। अब आप ये बड़ी ये छोटी कर दो तो चित्र आपको दिखेगा ही नहीं। अब देखते हुए समझ गया कि यहां पे एंगल ABC 90 डिग्री का है, तो भुजा AB और BC के बीच में ये वाला एंगल 90 डिग्री बनाना है। तो पेपर पे खींचने से पहले चित्र दिमाग में बनना चाहिए। वो कैसा है, इसका कोई तंत्र संविधान के नियम नहीं कि इस नियमों से बनता है, प्रैक्टिस है, जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो जल्दी बनाएगा। तो ABCD ये है बच्चों, CDDA बराबर है, CD और DA बाकी दो साइड बराबर है, और एंगल ADC 90 डिग्री, ये वाला जो एंगल है इन दोनों के बीच में ये कोण भी 90 डिग्री का है। ठीक है ना, थोड़ा टिल्ट है 90 डिग्री। तो आपसे पूछा इस चतुर्भुज का एरिया क्या, बहुत बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। आप इसको यहां से मिला दीजिए तो यहां पे दो ट्रायंगल बन गए बेसिकली। एक ट्रायंगल आपका ये वाला बन गया और दूसरा ट्रायंगल बेसिकली ये वाला बन गया। अगर इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ दो मेरे दोस्तों, चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा। ये 5 है 12 तो 90 डिग्री के सामने 13 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड के गुणा, राइट एंगल है ना ABC राइट एंगल, 90 डिग्री बनाने वाली साइड है 5 और 12 प्लस, आप बुझाइए ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, ये 90 डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल है प्यारे बच्चों, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल का एरिया क्या होगा, चलिए मैं आपको अलग से कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान से सुनेगा अलग से। मान लीजिए अगर कोई समकोण त्रिभुज है, अगर कोई समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री, इसकी दो साइड बराबर है, दो साइड 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है H, इसे बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, दो बराबर भुजाओं वाला समकोण त्रिभुज। तो इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा लिख लो और याद कर लेना, है ना। इसका एरिया का फॉर्मूला है H²/4। क्या फॉर्मूला है बच्चों, H²/4, H²/4 सीधा, अगर हाइपोटेनस दिया है सीधा H²/4, H²/4 ये हो जाएगा। तो यहां पे ये जो है इसका एरिया तो पता चल गया 5 12 और 90 डिग्री सामने के 13, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड के गुणा। इस वाले त्रिभुज का एरिया कहेगा, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का एंगल है, आप बोलोगे हाँ जी सर, और 90 डिग्री बनाने वाली दोनों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री बनाने वाली दोनों भुजाएं बराबर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस क्या 13, ये जो डायगोनल AC है बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल ADC का हाइपोटेनस है 13, तो इसका एरिया हो जाएगा H²/4, 13 का स्क्वायर बटे 4, ये आ गया। तो 12 पंजे 60/2 30,
13 का स्क्वायर 169 को अगर आप 4 से भाग दोगे तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1/4 0.25। 30 में 42.25 जोड़ेंगे तो 72.25 इस सवाल का आंसर है। एरिया ये आएगा डी ऑप्शन, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। ठीक है, बस प्रीवियसर में सारा माल ढूंढने के बाद मुझे चतुर्भुज के, किसी भी चतुर्भुज के एरिया पे यही सवाल मिले हैं, और सवाल मिले ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम 1 बाय 1 एक एक स्पेशल चतुर्भुज को पढ़ना शुरू करेंगे जो आपके सिलेबस में। सबसे पहला है स्क्वायर। अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, हिंदी में कहते हैं इसको वर्ग। सबसे पहले स्क्वायर, हिंदी में इसको कहते हैं प्यारे बच्चों वर्ग। ठीक है, जी, स्क्वायर या वर्ग। स्क्वायर एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन चारों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ चारों कोण भी बराबर होते हैं 90 डिग्री के। तो यहां आपके सामने एक चतुर्भुज बनाया गया, इसकी चारों भुजाएं बराबर, ये भी स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए। तो ये क्या है स्क्वायर। इसके चारों कोण 90 डिग्री के। ये वाला एंगल ए 90 डिग्री का है, एंगल बी भी इस तरीके से 90 डिग्री है, एंगल सी भी 90 डिग्री है, एंगल डी भी 90 डिग्री है ना। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, चारों साइड बराबर हों, चारों ही एंगल ए बी सी डी बराबर हो 90 डिग्री के, वो कहलाता है स्क्वायर यानी कि वर्ग। चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर। चलिए इसके बाद स्क्वायर का पेरीमीटर, अरे रे बाबू आ गया मेरे छोटा सा। ओ बेटा, गोजी गोजी नहीं आएंगे, गोजी नहीं लिया, और जाओ। अभी आ रहा हूं बाबू। देखो, किसी स्क्वायर का पेरीमीटर जो परिमाप होता है वो होता है चारों भुजाओं का योग। अगर किसी स्क्वायर की साइड ए है तो उसका पेरीमीटर क्या होता है। अगर किसी वर्ग की भुजा ए है तो उसका पेरीमीटर या हिंदी में परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4 है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a। अगली बात, स्क्वायर का एरिया जो होता है, क्षेत्रफल, वो होता है भुजा का वर्ग, साइड का स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइड का स्क्वायर। दूसरा मेरे भाई, अगर किसी स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ, डायगोनल आप समझते हैं, स्क्वायर में दो डायगोनल होते हैं, सामने वाले वर्टेक्स को आप मिला दीजिए, ये है डायगोनल AC है भी, और ये दूसरा डायगोनल है BD। दोनों डायगोनल यहां काटते हैं पॉइंटों पर। तो स्क्वायर में सबसे खास बात है कि दोनों डायगोनल की लंबाई बराबर होती है, AC और BD की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, और क्या होती है स्क्वायर के विकर्णों की लंबाई, √2a, √2a। आप बोलोगे सर कैसे आएगा। देखो बच्चों, अगर आप स्क्वायर को ध्यान से देखें तो उसमें ये जो है, जब आप डायगोनल खींचते हो, डायगोनल AC खींच रहे हो मान लो, तो ये क्या बन गया बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना समकोण त्रिभुज। इसमें ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। ये भुजा भी A है, ये भी A है, तो 90 डिग्री के सामने पाइथागोरस से √a² प्लस a², 2a², 2a² का √2a, तो √2a क्या बन गया बेटे, डायगोनल आ गया। तो स्क्वायर के दोनों विकर्णों की लंबाई आपस में बराबर होती है, दोनों छोटे बड़े नहीं होते। स्क्वायर के दोनों विकर्ण बराबर होंगे, √2a, डायगोनल AC बराबर BD। हां, अगर किसी स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल, तो उसका एरिया डायरेक्ट निकाला जा सकता है D²/2। स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला है D²/2, D²/2। किसी वर्ग का अगर विकर्ण दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल सीधे आ जाएगा D²/2। कैसे भाई, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल जो होता है स्क्वायर का डायगोनल, वो होता है √2a। √2a का स्क्वायर आएगा 2a², 2a² का आधा a² के ही बराबर है कि नहीं है। आप बोलोगे हां जी सर।
ठीक है बच्चों। दूसरा, जब भी आप स्क्वायर का डायगोनल खींचते तो ये एंगल आधा आधा हो जाता, 45 डिग्री का। ये 90 है ना, तो हाफ हाफ हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। ऐसे ही ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, है ना। ये आधे आधे होंगे 45 डिग्री के। चौथी बात कि जब आप यहां पे वर्ग के डायगोनल खींचते हो तो दोनों डायगोनल पॉइंट ओ पे काट रहे हैं, तो आधा आधा होगा डायगोनल भी, यानी कि जो एओ की लंबाई है वही सीओ की लंबाई है, वही बीओ की लंबाई है, वही ओडी की लंबाई है। एओ, सीओ, बीओ, डीओ चारों बराबर होता है आपस में, ठीक है। तो सब कुछ आपके सामने यहां पर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, देख सकते हो, ठीक है। हालांकि आपके पेपर में जो है मेंसुरेशन में केवल यही बातें पता होनी चाहिए, पेरीमीटर, एरिया, डायगोनल, ठीक है। चलो, ये भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में। उससे पहले सवाल नंबर 6 बनाओ, करिए। किसी वर्ग का परिमाप 336 मीटर है, बताओ इसका एरिया क्या होगा। किसी स्क्वायर का पेरीमीटर 336 है, इसका क्षेत्रफल देखो। किसी स्क्वायर का परिमाप होता है भुजा का 4 गुना। अगर स्क्वायर की भुजा ए है तो पेरीमीटर होगा 4 है। ये 336 दिया तो स्क्वायर की साइड कितनी आएगी, 336 को 4 से भाग करेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 84 मीटर, 84 आएगा। स्क्वायर का एरिया क्या आएगा, स्क्वायर का क्षेत्रफल आएगा भुजा का वर्ग 84 का स्क्वायर। बताओ 84 का स्क्वायर क्या आएगा, ये 4 है ना, 4 का स्क्वायर 16, एंड में 6 आएगा, ये आंसर नहीं है। और 84 का बेस है 100, 100 से 84 16 कम है, तो 16 का वर्ग 256, एंड में 56 आएगा, ये आंसर है, ये नहीं है। 84 में 7 आता है, 7 आंसर 7 से कटने वाला होगा, ये नंबर 7 से नहीं कटता, 7000 प्लस 36, ये 7 से कट रहा है, ये आंसर है ना। तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी मेरे भाई, ऑप्शन से देखना है। किसी स्क्वायर का डायगोनल 18.4 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया बताइए। बहुत से बच्चों की ब्लंडर क्या है कि किसी वर्ग का डायगोनल दिया होता है, पागलों की तरह उसकी भुजा निकालने लगते हैं साइड। अगर किसी स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ है विकर्ण 18.4 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया डायरेक्ट निकाला जा सकता है डी स्क्वायर बटे 2, है ना। स्क्वायर का एरिया क्या आएगा, डी स्क्वायर बटे 2, है कि नहीं केशव। तो बताओ, ये आ जाएगा। अब पूरी कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं मेरे को, तो ऑप्शन ही बहुत दूर दूर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे ऑप्शन दूर दूर। अप्रोक्स करो, ये कितना है, लगभग 18। 18 का वर्ग क्या होता है 324, 324 का आधा 160, तो 160 से बड़ा आएगा हल्का सा आंसर। ये जो भी आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई, 18 का वर्ग 324, 324 का आधा 162, 162 से हल्का बड़ा आएगा, एक ही ऑप्शन है डी, ठीक है ना। आइए अगला सवाल, पर ये आप तब कर पाओगे ना जब आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे। 8वां, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, इसके विकर्ण की लंबाई क्या है, ठीक है ना भाई। अच्छा, स्क्वायर मैदान का एरिया दिया है, डायगोनल की लंबाई पूछे, कोई डायग्राम नहीं बनाना, डायग्राम आपके दिमाग में, स्क्वायर फिगर मैंने अच्छे समझा दी। तो स्क्वायर के विकर्ण एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डायगोनल में डी स्क्वायर बटे 2, डी स्क्वायर बटे 2 बराबर 7200, ये है ना। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, डायगोनल डी का स्क्वायर बटे 2, सीधा हो गया। तो डी स्क्वायर बराबर आएगा भाई 7200 का दुगुना, 72 दूनी 144, 14400, तो अंडर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, 144 का अंडर रूट 12, 100 का 10, 120 मीटर डायगोनल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 120 मीटर, ठीक है। चलिए ये बताओ 9वां, एक स्क्वायर मैदान का एरिया 4489 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो आपसे पूछा है इस फील्ड का पेरीमीटर बताओ, सेंटीमीटर गलत है, मीटर में ही आएगा ये, एरिया मीटर में है तो हाँ। किसी स्क्वायर मैदान का एरिया 4489 है तो इसका पेरीमीटर बताओ। देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है भुजा का 4 गुना, तो आंसर भी 4 का मल्टीपल आएगा, ये तो नहीं है, ठीक है। देखो
स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का वर्ग, ये दिया है 4489। तो अगर मुझे स्क्वायर की साइड निकालनी है भुजा, तो 4489 का क्या लेना है, अंडर रूट। बताओ क्या आएगा 4489 का अंडर रूट। देखो सब बच्चे ध्यान सुनेगा, 60 का वर्ग होता है 3600, 70 का वर्ग होता है 4900, ये 4400 है, तो 70 से छोटा आएगा, आएगा कि नहीं। एंड में 9 आना चाहिए मेरे प्यारे भी, एंड में 9। 9 कब आएगा, जब आप 63 में 3 का वर्ग में 9 आता है, 67 के वर्ग में 9 आता है। लेकिन 63 का अगर वर्ग करूंगा तो बेस 50 है, 63 का वर्ग करूंगा तो बेस 50 है ना, 50 से 13 ज्यादा है, तो लास्ट के 2 डिजिट आएंगे, 13 का वर्ग 69, तो इसका अंडर रूट आएगा 67। 67 का बेस 50 है, 50 से 17 ज्यादा है, 17 का वर्ग 289 है ना। तो यहां पे क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा इसका अंडर रूट 67। तो इसका अंडर रूट 67 आएगा मेरे भाइयों। मैं आपको सिखा चुका हूं और सिखाऊंगा बच्चों में कि किसी भी संख्या का जल्दी वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो 67 वर्ग की भुजा आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो पेरीमीटर आएगा भुजा का 4 गुना, 4 गुणा 67 कितना आएगा भैया, 240 और 28, 268, 268 मीटर आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ये बताइए सवाल नंबर 10 करो बच्चों। एक वर्ग का क्षेत्रफल 2401 एक्स की पावर 4 प्लस 196 एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो बताओ उस वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है। जब ऊपर करो, सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब से बताइएगा। कुमकुम ये बैच मोस्ट पढ़ने के लिए नहीं है, केवल उसके लिए आप यूट्यूब पे भटक, ये बैच आपके सिलेबस में जो भी है, जितना भी टाइप है, सब कुछ कंप्लीट पढ़ने के लिए। यहां कोई क्रैश कोर्स नहीं चल रहा है आपका, समझ में आया ना। दिस बैच इज नॉट फॉर मोस्ट पढ़ने के लिए, इट्स फॉर कंप्लीट। ठीक है, चलो। एक स्क्वायर का एरिया दिया है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी भाई, एरिया का अंडर रूट कर देंगे, पर स्क्वायर के एरिया का क्या कर दोगे बच्चों, अंडर रूट आ जाएगी स्क्वायर की साइड, तो इसका अंडर रूट करेंगे। तो बच्चों ये सवाल देखने में लग रहा है मेंसुरेशन का, पर अब ये क्वेश्चन बन जाएगा किसका, अलजेब्रा का बच्चों ये तो इसका एरिया ए ऑप्शन नहीं बेटा, इसका एरिया आएगा सी ऑप्शन। भाई सब बच्चों को पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जानते हो ना अलजेब्रा में, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के स्क्वायर का। क्या आपको दिख नहीं रहा, ये वही फॉर्मेट है। अगर आपको 50 तक वर्ग याद होते तो आपको पता लग जाता 2401 जो है 49 का वर्ग है, 49, 49 का वर्ग, एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना। ये 4 क्या है, 4 है 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, ये 196 एक्स स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, 2 गुणा 49 एक्स स्क्वायर गुणा गुणा 2, ठीक है, प्लस 4 है 2 का वर्ग। तो आपको क्या दिख नहीं रहा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मेट बनना है भाई, ये ए है और ये आपका बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह 49 एक्स स्क्वायर है, बी की जगह 2 है, तो इसका जो अंडर रूट आएगा वो 49 एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। भाई ऑप्शन से भी कर सकते थे कि जब मैं इसका अंडर रूट लूंगा हर जगह प्लस है तो माइनस तो आएगा नहीं, ये 3 टर्म अंडर रूट लेके 3 टर्म आएंगे नहीं, 2 ही टर्म आएंगे। ये 2401 49 का वर्ग होता है, 59 आएगा ही नहीं, ये एक ही आंसर हो सकता था, इसका स्क्वायर करने पर ये आ रहा है। ठीक है, चलो 11वां सवाल बताओ। बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, आप ही के पेपर का पूछा, जल्दी से करो फटाफट।
दो क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे ऐसी सवाल तो आते हैं पेपर में। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 24,200 वर्ग मीटर है। 6.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक महिला को खेत को विकर्ण रूप से पार करने में कितना समय लगेगा? एट द रेट ऑफ 6.6 किलोमीटर पर आवर हाउ मच टाइम विल ए लेडी टेक टू क्रॉस द फील्ड डायगनली? मान लीजिए खेत है, ये स्क्वायर शेप का खेत है, एक लेडी जो है इस खेत को पार करना चाहती ऐसे डायगनली, डायगनली ऐसे, तो इसको पार करने में लेडी को कितना टाइम लगेगा? तो पूरी दुनिया को पता है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल आपको दी हुई है लेडी की, आपको क्या निकालनी है? डिस्टेंस, यानी कि डायगनल की लंबाई निकालनी है। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो आपको इस डायगनल की लंबाई दी है, जबकि प्रश्न में दिया क्या है? वर्गाकार जो मैदान है, जो स्क्वायर खेत है, इसका एरिया दिया है। अब एरिया दिया तो क्या आप डायगनल नहीं निकाल सकते? अभी स्क्वायर का एरिया होता है डायगनल का स्क्वायर बटे 2 बराबर 24,200। ठीक है बच्चों, तो 24,200 का दुगुना कितना आएगा? डायगनल का स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे भाई 48400। अब अंडर रूट लेंगे मेरे भाई, तो स्क्वायर का डायगनल आएगा 484, 22 का वर्ग है 220 मीटर, है ना। तो यहां पे आपसे पूछा कितना समय लगेगा, आंसर पूछा है मिनट में। ठीक है, तो स्क्वायर का डायगोनल है 220 मीटर, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। तो बेटा एक काम करो, आपको कॉन्सेप्ट में बता देता हूं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर बदलना है तो 5/18 से गुणा करनी पड़ती है। 5/18 मीटर पर सेकंड। देखो अगर डायगोनल की लंबाई मीटर में है तो आप स्पीड को किलोमीटर पर आवर में नहीं लिखोगे, स्पीड भी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस मीटर में है विकर्ण की लंबाई, तो स्पीड भी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। अब जैसे यहां पे किलोमीटर पर आवर में दिया है स्पीड को, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुणा कर देंगे, तो स्पीड मीटर पर सेकंड में बदलेगी, सीधा आंसर आएगा सेकंड में। अब सीधा सेकंड में आंसर आएगा। बताओ, करो कैलकुलेशन। 6.6 गुणा 5 33 आ गया। 33 111 से काटेंगे, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, 3 से 18 6 बार, ये ऊपर जाएगा मेरे प्यारे में 20 छिक्का 120 सेकंड, तो 120 सेकंड आ गया। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट का टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है ना बच्चों, मुझे लगता है सब बच्चों को मेरी बात समझ में आई है। चलिए ये बताओ बच्चों, सवाल नंबर है करेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 12, करो। 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाला एक आदमी किसी वर्गाकार मैदान को डायगनली 5 मिनट में पार करता है, मैदान का एरिया बताओ। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, ये उल्टा क्वेश्चन है, सेम ही पैटर्न पर ये उल्टा क्वेश्चन है, रिवर्स मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि एक वर्गाकार मैदान है, अब कोई आदमी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस मैदान को विकर्णतः, विकर्णतः मतलब आदमी पार करता है मैदान को ऐसे डायगोनल की दिशा में, आदमी ऐसे चल के पार करता है ए से बी तक, और आदमी को पार करने में समय लगता है डायगोनली 5 मिनट। मैदान का एरिया क्या है? तो आप बताइए, ये डायगोनल ए बी को क्रॉस करने में आदमी कितनी डिस्टेंस जाएगा? इस डायगोनल की लंबाई क्या है? डायगोनल की लंबाई, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस होता है स्पीड गुणा टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब आदमी की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, ये चाल आ गई मीटर पर सेकंड में। गुणा टाइम, कितने मिनट में पार करता है आदमी? 5 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 5 मिनट में होंगे 300 सेकंड। टाइम को कन्वर्ट कर लिया सेकंड में, सीधा डायगोनल की लंबाई मीटर में आएगी। देखो अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में लिख रहे हो, समय सेकंड में कर रहे हो, तो मीटर में आएगी कि नहीं लंबाई? यूनिट सेम रहनी चाहिए। अब बताओ क्या आएगा बच्चों, ये
3 × 300 900, 900 को 18 से काटेंगे 50 बार, यानी कि 250 मीटर। तो विकर्ण की जो लंबाई है वो 250 मीटर है बच्चों। लेकिन आपसे पूछा है स्क्वायर मैदान का एरिया। अगर स्क्वायर की यहां पे विकर्ण ही 250 मीटर है तो एरिया क्या आएगा? डायगोनल का डी स्क्वायर बटे 2, 250 का स्क्वायर बटे 2। बताओ 250 का स्क्वायर क्या आएगा? 25 का वर्ग 625, 25 का वर्ग 600, 62,500 का आधा। तो 62,500 का आधा आ जाएगा 31,250। ये आंसर है। ये स्क्वायर का एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में। ठीक है ना बच्चे? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बनाओ। करिए सवाल नंबर 13। एक त्रिकोणीय पार्क की भुजाएं 60, 297, 303 मीटर है। इसका एरिया एक स्क्वायर के एरिया के बराबर है। तो आपसे पूछा है गार्डन का पेरीमीटर क्या है। पहली बात तो गार्डन का पेरीमीटर होगा भुजा का 4 गुना। तो 4 का मल्टीपल तो वैसे एक ही आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन ए की दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से तो आंसर ए बनना चाहिए। देखो इस तरह के दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके सवाल परीक्षा में आते हैं, कतई नहीं घबराना सवालों से। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्या है बच्चे? एक ट्रायंगल का एरिया एक स्क्वायर के एरिया के बराबर है ना। आपसे पूछा है वर्गाकार, वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है, बगीचे की परिधि, गार्डन का पेरीमीटर। ये जो ट्रायंगल आपको दिया हुआ है इसकी भुजाएं हैं 60, 297, 303 मीटर। इतनी बड़ी बड़ी भुजाएं भाई साहब। लेकिन ये ट्रायंगल तो बहुत ही खुद से निकला। आप ये देखो तीन भुजाएं किससे कट रहे हैं? 3 से। 3 से 60 20 बार, 3 से 297 कटेगा 99 बार, 3 से 303 कटेगा 101 बार। ये तो 20 99 101 क्या है? ये ट्रिपलेट है। एक्चुअली ये जो ट्रायंगल है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं बच्चों? तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा 303 मीटर हाइपोटेन्यूस है। भुजाओं का रेशियो लेने से पता लग जाता है कि यहां कौन सा ट्रिपलेट लग रहा है। 20 99 101 को देखते पता लग गया दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज है, ट्रिपलेट है, हमें याद है, मैंने याद करवाया है। तो इस समकोण त्रिभुज का एरिया आएगा 1/2। 90 डिग्री बनाने वाली साइड है 60 और 297, इनकी गुणा। याद जाएगा बच्चों? अब इसका एरिया स्क्वायर मैदान के एरिया के बराबर है। मैंने मान लिया कि स्क्वायर की जो साइड है, स्क्वायर की भुजा ए है, तो स्क्वायर का एरिया आ जाएगा ए स्क्वायर। ये आगे बच्चे। अब 2 से काटेंगे, 2 से 60 30 बार कट जाएगा। तो 30 गुणा 297 क्या? 297 कटता है प्यारे बच्चों 9 से है, 9 से कटेगा ना भाई यहां से। 9 × 27, 9 × 27। ये ना 1/2 60 गुणा 297, 2 से 60 30 बार कट जाएगा, 9 गुणा 33। ठीक है बच्चों? 297 एक्चुअली 9 से ही कट रहा है। 297 तो 9 से ही कट गया ना। 9 से काटेंगे तो 9 × 27, 9 × 7, 9 से कट गया। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। अब अंडर रूट लेते हैं। अंडर रूट लो प्यारे बच्चे। ये जो 9 है 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब 30 गुणा 33 हो गया 990, 30 गुणा 33 हो गया 990। 990 का मतलब 9 गुणा 110। इसका भी अंडर रूट लेंगे, 9 गुणा 110 हो गया ना, इसका भी अंडर रूट लेंगे तो 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, 110 का रूट 110। ये आ गया, ये आ गया ना। तो स्क्वायर की साइड आ गई 9 रूट 110। यहां पे वर्ग की भुजा 9 रूट 110 मीटर आ गई। देखो आ गया ना वही आंसर। तो पेरीमीटर क्या आएगा? भुजा का 4 गुना, 9 रूट 110 का 4 गुना 36 रूट 110। 9 रूट 110 का 4 गुना 36 रूट 110 आ गया। चलिए आगे चलते हैं, बताएंगे। ठीक है, करो सवाल नंबर 14।
एक ट्रायंगल की साइड 25, 39 और 25, 39, 34 है। अगर स्क्वायर का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया से 21 यूनिट ज्यादा है तो स्क्वायर की साइड क्या है? बताओ बच्चों, करिए प्रैक्टिस। एक ट्रायंगल की साइड 25, 39, 34 यूनिट है। अगर स्क्वायर का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया से 21 यूनिट्स ज्यादा है, स्क्वायर यूनिट्स होना चाहिए वैसे, है ना, वर्ग इकाई में नापा जाता है क्षेत्रफल, तो वर्ग की भुजा क्या भाई, इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं बन सकता। आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। ट्रायंगल के एरिया के लिए क्या चाहिए? अगर किसी ट्रायंगल की तीनों भुजाएं दें, कोई ट्रिपलेट तो है नहीं, तो हम क्या निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर हीरोन्स फॉर्मूला से करेंगे ना। तो 25 प्लस 39 कितना आ गया मेरे पैर में? 64, 64 और 34 कितना आ गया? 98, 98 का आधा 49, ये सेमी पेरीमीटर हो गया। ये ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर हो गया 49। तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? डेल्टा बराबर √s 49 इंटू एस माइनस है 49 माइनस 25 24, 49 माइनस 39 10, 49 माइनस 24 34 15, 49 माइनस 34 15, ये आ गया हीरोन्स फॉर्मूला से। 49 का अंडर रूट 7, 24 गुणा 15 360, दुसाम 3600 हो गया ना। 24 गुणा 15 360, दुसाम 3600, 3600 का अंडर रूट 60। तो यानी कि ट्रायंगल का एरिया आ गया 420, ये आ गया। अब बोला स्क्वायर का एरिया ट्रायंगल से 21 वर्ग यूनिट ज्यादा है, तो स्क्वायर का एरिया क्या आएगा? 420 से 21 ज्यादा 441, एक स्क्वायर का एरिया 441 आ गया, तो उसकी भुजा क्या आएगी? 441 का अंडर रूट 21, 21 यूनिट आंसर है बी ऑप्शन। ठीक बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन भी तोड़ मरोड़ के पेपर में बनते हैं, ये बताएंगे। सवाल नंबर 16 करो। एक स्क्वायर का डायगोनल 8√2 सेंटीमीटर है। एक दूसरे ऐसे स्क्वायर का डायगोनल बताओ जिसका एरिया पहले स्क्वायर का 3 गुना है। गजब सवाल है, और मैं आपको गजब की टेक्निक बताऊंगा इस सवाल को करने की। सवाल ये कह रहा है एक स्क्वायर का डायगोनल 8√2 है, एक दूसरे स्क्वायर का ऐसा डायगोनल बताओ जिसका एरिया पहले का 3 गुना है ना। तो हम बात करते हैं बच्चों एरिया की, है ना। हमारे पास एक स्क्वायर पहले से है, एक स्क्वायर हमें पता है जिसका विकर्ण है 8√2 सेंटीमीटर। एक दूसरा ऐसा स्क्वायर का डायगोनल बताओ जिसका एरिया इस पहले वाले का 3 गुना हो। एरिया 3 गुना होने का मतलब अगर पहले स्क्वायर का एरिया 1 है तो दूसरे का कितना होना चाहिए? 3। ये एरिया का रेशियो है। अगर एरिया का रेशियो ये है तो बच्चों डायगोनल का रेशियो क्या आएगा? देखो, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, डायगोनल नापते हैं सेंटीमीटर में। तो अगर एरिया से डायगोनल का रेशियो निकालना है तो एरिया का रेशियो का अंडर रूट करना पड़ेगा ना। सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल लेने पर ही तो सेंटीमीटर आता है। तो अगर एरिया का रेशियो 1:3 है तो दोनों स्क्वायर के डायगोनल का रेशियो क्या आएगा? अंडर रूट कर लो। एरिया के रेशियो का अंडर रूट 1 का अंडर रूट 1 और 3 का रूट 3, ये दोनों स्क्वायर के डायगोनल का रेशियो आएगा। अगर पहले स्क्वायर का डायगोनल यहां पे 8√2 सेंटीमीटर, एक यूनिट की वैल्यू 8√2 सेंटीमीटर, तो दूसरे का डायगोनल आएगा √3 यूनिट। √3 की वैल्यू आ जाएगी, एक यूनिट के लिए 8√2 है, √3 की वैल्यू आ जाएगी √3 गुणा 8√2, यानी कि 8√6 सेंटीमीटर आंसर आएगा। डी ऑप्शन। ये बताइए 17 नंबर करो। एक ट्रायंगल का एरिया एक ऐसे स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है जिसका डायगोनल, एक ट्रायंगल का बेस, एक त्रिभुज का आधार एक ऐसे स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है जिसका डायगोनल 7√2 है, और इस ट्रायंगल की हाइट एक ऐसे स्क्वायर की साइड के बराबर है जिसका एरिया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस ट्रायंगल का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में बताइए। ऑल दीज आर प्रीवियस क्वेश्चंस, ओनली लेटेस्ट। देखो बच्चों प्यारे भाई, जबरदस्ती सवाल बनाना किसे कहते हैं? इसे
एक ट्रायंगल का एरिया बताना है, ट्रायंगल के बेस और हाइट के बारे में बात कर रहा है। किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट, ये होता है। सवाल में कह रहा है उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा जिस ट्रायंगल का बेस एक ऐसे स्क्वायर का पेरीमीटर है जिसका डायगोनल 7√2 है। अब बताओ, किसी स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो होता है भुजा का √2 गुना। अगर किसी स्क्वायर का डायगोनल 7√2 है तो इसका मतलब उस स्क्वायर की साइड 7 है। अगर किसी स्क्वायर की साइड 7 है तो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा 28। स्क्वायर का पेरीमीटर 7 का 4 गुना 28 होगा, यानी कि ट्रायंगल का बेस 28 है। और ट्रायंगल की हाइट एक ऐसे स्क्वायर की साइड के बराबर है जिसका एरिया 116 है। ट्रायंगल की जो हाइट है, इस बेस के ऊपर जो ट्रायंगल की हाइट है प्यारे दोस्तों, उसकी वैल्यू एक ऐसे स्क्वायर का भुजा है जिसका एरिया 169 है। अगर किसी स्क्वायर का एरिया 169 है तो उस स्क्वायर की साइड कितनी होगी? 13। तो ट्रायंगल की हाइट 13 के बराबर है। बेस पता चल गया, हाइट पता चल गया, ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? 1/2 बेस गुणा हाइट 1/2, 28 गुणा 13। तो 2 से 28 कट गया, अभी 14 बार, 14 गुणा 13 आ गया प्यारे बच्चों 182। ऑप्शन नंबर पहला 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं, ये बताइएगा। अब बच्चों मैं यहां पे आपको अगले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान से सुनेगा सब बच्चे मेरी बात, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। क्लियर है? प्लीज लिसन केयरफुली जो मैं आपको बताने वाला हूं। क्या कर दिया ये? सही लिख के देता हूं इनको, फिर भी जो है टाइपिंग में गड़बड़ कर देते हैं। जी, अगला कॉन्सेप्ट, सभी लोग सर्कल समझते हैं व्रत, ठीक है ना? सर्कल क्या है वो डिटेल में हम अगली शीट में पढ़ेंगे। सर्कल वैसे जानते सभी हैं। चलिए, तो सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्यारे स्टूडेंट। मैंने आपके सामने एक स्क्वायर बना है ABCD। बच्चों ये एक स्क्वायर है, वर्ग है ABCD स्क्वायर, है ना? वर्ग ABCD जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर है और प्रत्येक भुजा की लंबाई है स्मॉल a। तो हमने आपके सामने बच्चों यहां पे एक स्क्वायर बनाया है जिसकी प्रत्येक साइड की वैल्यू है स्मॉल a। ईच साइड इज नथिंग बट स्मॉल a। अब इस स्क्वायर के अंदर भी सर्कल बनाया गया है इस तरीके से। इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बनाया गया है ये वाला, जो स्क्वायर की चारों भुजाओं को अंदर से टच करता हुआ जा रहा है, अंदर से टच करता हुआ जा रहा है। इसे बोलते हैं हम इन सर्कल, स्क्वायर का इन सर्कल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? स्क्वायर का इन सर्कल। ठीक है ना भाई? आई ना बात समझ में? ठीक है, तो ये है बच्चों स्क्वायर का इन सर्कल। ये स्क्वायर की चारों भुजाओं को अंदर से टच करता हुआ जा रहा है इन सर्कल। ठीक है, ये इन सर्कल का सेंटर है यहां पर, और इसकी जो रेडियस है बच्चों वो स्मॉल आर है। अंदर वाले सर्कल की रेडियस को नाम दिया गया स्मॉल आर। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर वेरी गुड, ऐसी बनाते रहो। ठीक बच्चों, अब इसी स्क्वायर के चारों वर्टेक्स, चारों कोनों से, चारों शीर्षों से गुजरता हुआ भी हमने एक सर्कल बनाया है। इसे हम बोलेंगे सरकम सर्कल। क्या बोलेंगे इसे? सरकम सर्कल। इस तरीके से। ठीक है, वैसे चित्र बनाने की जरूरत नहीं है यहां पे। ठीक है, मैं हटा ही देता हूं ये। चलो, तो यहां पे स्क्वायर के अंदर भी सर्कल बनाया गया है, बाहर भी सर्कल। अंदर वाले को बोलते हैं इनर सर्कल, है ना? और बाहर वाले को बोलते हैं आउटर सर्कल या इन सर्कल अंतःव्रत। बाहर वाले को सरकम सर्कल परिव्रत। इन सर्कल अंतःव्रत, अंतःव्रत यानी कि अंदर से टच करते हुए जाना। सरकम सर्कल लिख लो हिंदी में, परिव्रत उसे कहते हैं हर कोने से गुजरते हुए जाना। तो सरकम सर्कल में ये पीले कलर का जो दिख रहा है ये ऐसा है जो स्क्वायर के चारों वर्टेक्स, चारों कोनों से होके जाता है ना?
दोनों सर्कल का सेंटर एक ही जगह होगा, ठीक है बच्चों। यहां पे जो सरकम सर्कल है, सरकम सर्कल की रेडियस है ये कैपिटल आर, ये सरकम सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर। आप बताओ क्या होगी रेडियस? अगर इस स्क्वायर की साइड स्मॉल आर है, सो स्मॉल ए है, अगर वर्ग की भुजा स्मॉल ए है, प्यारे बच्चों ध्यान सुनेगा, वर्ग की भुजा अगर स्मॉल ए है, ठीक है, तो ये भी तो वर्ग की भुजा ही यहां से यहां तक, ये भी तो स्क्वायर की साइड है, यानी कि ये भी स्मॉल आर होगा। सेंटर से ये रेडियस ही तो होती है, सेंटर से परिधि तक की दूरी रेडियस ही तो होती है। यानी कि यहां पे प्यारे बच्चों जो इस अंदर वाले सर्कल का डायमीटर है 2r, अंदर वाले सर्कल का डायमीटर जो है 2r, वही स्क्वायर की साइड के बराबर है। तो अंदर वाले सर्कल की जो रेडियस आएगी वो क्या आएगी? स्क्वायर की साइड का आधा, r बराबर होगा a/2। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आ गया r बराबर a/2। मुझे लगता है सब बच्चों को मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, पॉइंट टू पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, कैसे हुआ? क्योंकि यहां पे अंदर वाले सर्कल का जो डायगोनल होगा 2r, जो अंदर वाले सर्कल का जो व्यास होगा वो स्क्वायर की साइड के बराबर आएगा। तो यहां से स्मॉल r की वैल्यू आ गई a/2। अगला जो सरकम सर्कल है, बाहर वाला सर्कल है परिवृत्त, बाहर वाले सर्कल का रेडियस कैसे निकालेंगे? बाहर वाले सर्कल की रेडियस को कैपिटल आर माना है। तो आप ये बात जानते हैं कि जैसे भैया ये स्क्वायर है, मान लो जैसे ये स्क्वायर है, अब इसके चारों कोनों से सर्कल होके जा रहा है, चारों कोनों से, तो आपको इतनी सी बात समझनी चाहिए कि जो सर्कल का व्यास है वही इस स्क्वायर का डायगोनल है, जो सर्कल का व्यास है वही स्क्वायर का डायगोनल है। बिल्कुल हाफ हाफ हो रहा है, हाफ हाफ हो रहा है। तो जो इस सर्कल का डायमीटर है वही इस वर्ग का विकर्ण है। तो अगर मैंने सर्कल की बाहर वाले सरकम सर्कल की रेडियस कैपिटल आर मानी है, कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, तो इसका डायमीटर, ये सेंटर हो गया ओ, तो यहां आ जाएगा डायमीटर 2r। स्क्वायर की साइड अगर a है, स्क्वायर की साइड को a माना है, तो स्क्वायर का डायगोनल √2a, स्क्वायर का डायगोनल √2a बराबर कर देंगे। तो यहां से कैपिटल R बराबर आएगा √2a/2। कैपिटल R कितना आएगा? √2a/2। √2 से 2 कट जाएगा √2 बार, यानी कि a/√2, a/√2 आ गया। यानी कि स्क्वायर के अगर अंदर सर्कल है तो अंदर वाले सर्कल की रेडियस a/2, स्क्वायर के बाहर सर्कल है, बाहर वाले सर्कल की रेडियस a/√2, बाहर वाले सर्कल की रेडियस a/√2। ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझा दिए, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझा दिए। अब किसी भी वर्ग के अंदर वाले सर्कल की रेडियस और बाहर वाले सर्कल की रेडियस का रेशियो क्या होगा? स्मॉल आर से कैपिटल आर का क्या अनुपात होगा? अंदर वाले सर्कल की रेडियस a/2, बाहर वाले सरकम सर्कल की रेडियस a/√2। a से a कट जाएगा, √2 जाएगा ऊपर, √2/2, √2 से 2 कटेगा 1/√2, ये आ गया 1/√2। तो किसी भी, ये रेशियो पूछा गया है वर्ग के इनर सर्कल और सरकम सर्कल, अंतःवृत्त और परिवृत्त, अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात होता है 1:√2, 1:√2। आप बोलोगे हां जी सर। रेडियस का रेशियो आ गया, आप बोलोगे जी। देखो बच्चे, आप ये भी जानते हैं कि किसी भी सर्कल को अगर आप खींचा जाए, है ना, तो अगर सर्कल की रेडियस ये r है तो सर्कल का एरिया होता है πr²। ये बात जानते हैं। अब पाई एक फिक्स नंबर है जिसकी वैल्यू 22/7 पता है, तो सर्कल का एरिया डिपेंड करता है त्रिज्या के वर्ग पे, रेडियस के स्क्वायर पे, है ना, रेडियस के स्क्वायर पे। तो एरिया डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पर। अगर आपको दो सर्कल हैं, उनके एरिया का अनुपात निकालना है तो आपको रेडियस के रेशियो का स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं? अगर दो सर्कल के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो उन सर्कल की रेडियस के स्क्वायर का रेशियो करना पड़ेगा। यहां पे हम एक स्क्वायर खींचे हैं जिसके अंदर वाले सर्कल की रेडियस बाहर वाले सर्कल की रेडियस का रेशियो 1/√2 है, इनर और आउटर, इन सर्कल और सरकम सर्कल का। तो इनके एरिया का रेशियो क्या आएगा मेरे भाई? इन सर्कल और सरकम सर्कल, अंतःवृत्त और परिवृत्त, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या आएगा? रेडियस के रेशियो का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर।
1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2 आ गया। 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, 1/2 आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यानी कि किसी वर्ग के अंदर सर्कल और बाहर चारों वर्टेक्स से, चारों शीर्षों से गुजरने वाला सर्कल, इनके एरिया का रेशियो 1:2 होगा। यानी कि पीला वाला जो एरिया होगा, पीले वाले सर्कल का, बाहर वाले सर्कल का, वो अंदर वाले सर्कल के एरिया का डबल होगा, दुगुना। या उल्टा भी कहें कि इनर सर्कल के एरिया बाहर वाले सर्कल के एरिया का आधा होगा। अब देखो पेपर में तो कई सारे सवाल बन सकते हैं। मान लीजिए पेपर में ऐसे सवाल आ जाता है कि भाई ये सर्कल है, ठीक बच्चों, ये बाहर सर्कल है, ठीक है, और ये जो है सर्कम सर्कल है। अब आपको यहां पे बोल देता है कि भाई इस वाले सर्कल का जो एरिया है वो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आपसे पूछता है बताओ अंदर वाले सर्कल का एरिया क्या, अंदर वाले का एरिया क्या है। तो आप सीधा करोगे, अंदर वाले का एरिया आ जाएगा डायरेक्ट 300 मीटर स्क्वायर, क्योंकि इनर सर्कल का एरिया क्या होगा, आउटर वाले का आधा होगा। 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा बच्चे, बिना कुछ किए। ठीक है ना बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए, रेशियो बिटवीन स्क्वायर एंड सर्कल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए सुनिएगा कॉन्सेप्ट क्या है प्यारे बच्चों। हाँ, अगर किसी सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनाया जाए, सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनाया गया, इसको पढ़ेंगे, ए स्क्वायर इज इनस्क्राइब्ड इनसाइड ए सर्कल। ए स्क्वायर इज इनस्क्राइब्ड इनसाइड ए सर्कल। ए स्क्वायर इज इनस्क्राइब्ड इनसाइड ए सर्कल। एक वर्ग एक वृत्त के अंदर निहित है। आई बात समझ में? तो अगर सर्कल के अंदर स्क्वायर बनना है तो सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो होता है हमेशा π/2। इस सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो π/2 होता है, π/2। इसको याद रख लीजिए, सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो हमेशा π/2 होता है। प्लीज रट लीजिए। आप बोलोगे सर ये कैसे हो रहा है, वाई दिस कोलैबोरेटिव। देखिए बच्चों, हमने सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनाया है, तो आप ये बात जानते हैं, है ना, यानी कि बेसिकली स्क्वायर का सरकम, ये स्क्वायर क्या है, सर्कल के अंदर है, या सर्कल स्क्वायर के बाहर है, तो ये सर्कल जो है स्क्वायर का सरकम सर्कल है। तो आप ये बात जानते प्यारे बच्चों कि यहां पे जो इस स्क्वायर का डायगोनल है, डायगोनल, वही इस सर्कल का डायमीटर भी होगा, वही सर्कल का डायमीटर भी होगा। आप ये बात समझ रहे हैं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से समझ रहे हैं। मान लीजिए कि अगर सर्कल की रेडियस 1 है, मान लो अगर सर्कल की रेडियस 1 है, ये 1 है, तो स्क्वायर की, मान लीजिए ये 1 है, मैंने यहां पे 1 मान लिया कि माना सर्कल की रेडियस जो है वो 1 है। तो आप बताओ सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है πr²। अगर इस सर्कल की रेडियस मैंने 1 मानी है तो इस सर्कल का व्यास 2 हो जाएगा, और इस स्क्वायर का डायगोनल भी 2 हो जाएगा। इस स्क्वायर का विकर्ण, ये विकर्ण कितना हो जाएगा, स्क्वायर का 2 हो जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया होता है डायगोनल के स्क्वायर का आधा। स्क्वायर का एरिया होता है डायगोनल के स्क्वायर, डी स्क्वायर का आधा। तो क्या बनेगा, पाई, और 2 का स्क्वायर 4/2, 2, ये आगे डायरेक्ट π/2। तो किसी भी सर्कल के अंदर अगर एक स्क्वायर बना हुआ है तो सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो π/2 होता है। या इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 है, रेशियो 2। 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, तो इसे 11/7 भी कह सकते हैं, 11/7। ये 11/7 भी होता है, लेकिन कब, इस रेशियो को 11/7 भी कह सकते हैं, लेकिन तब जब पाई का मान 22/7 लिया जाए।
अगर पाई की वैल्यू 22/7 है। तो किसी भी सर्कल के अंदर बनाया जाए स्क्वायर, तो सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो π/2 होता है। अब अक्सर पेपर में पजल आती है मेरे दोस्तों, यहां पे पजल वगैरह आती हैं। आप कहोगे सर कैसे? सर्कल के अंदर, ये सर्कल है बेटा, सर्कल के अंदर स्क्वायर, फिर उसके अंदर सर्कल, फिर उसके अंदर स्क्वायर, फिर उसके अंदर सर्कल, फिर उसके अंदर स्क्वायर, फिर उसके अंदर सर्कल, फिर उसके अंदर स्क्वायर, ऐसे चलता रहता है मेरे भाई। तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा? ठीक है, कोई भी वैल्यू देके कुछ भी वैल्यू पूछ लेता है, मान लीजिए प्यारे दोस्तों, कुछ भी देके आपसे कुछ भी पूछ सकता है। मान लीजिए आपको इस बाहर वाले ये इस सर्कल और इस अंदर वाले स्क्वायर के एरिया का रेशियो पूछ लिया जाए, समझ गए ना? बाहर वाले सर्कल और अंदर वाले स्क्वायर का एरिया का रेशियो पूछ लिया जाए, आप तो घबरा जाओगे, फड़फड़ाने लगोगे, रोने लगोगे। लेकिन बहुत आसान होगी आप ये रिडल, ध्यान से सुनिएगा। एक सर्कल के अंदर स्क्वायर, फिर उस स्क्वायर के अंदर सर्कल, फिर उसके अंदर स्क्वायर, फिर उस स्क्वायर के अंदर सर्कल, फिर उसके अंदर स्क्वायर, फिर उसके अंदर सर्कल, फिर उसके अंदर स्क्वायर, ऐसे चल रहा है। सर्कल के अंदर स्क्वायर, फिर उसके अंदर सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल, ऐसे चलता जा रहा है। ठीक बच्चों, तो प्यारे भाई यहां पे दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। अगर किसी सर्कल के अंदर स्क्वायर है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है ना, तो एरिया का रेशियो होगा π/2, एरिया का रेशियो π/2 होगा, है ना, सर्कल का और स्क्वायर का। अब आप बताइए प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये सर्कल है, सर्कल के अंदर हमने स्क्वायर, ये सर्कल है, सर्कल के अंदर हमने स्क्वायर खींचा, फिर इसके अंदर एक और सर्कल खींचा, एक और सर्कल, और इसके अंदर फिर से स्क्वायर खींचेंगे, तो ये जो स्क्वायर होगा ये ओरिजिनल वाले के चारे भुजाओं के मिड पॉइंट से भी बन सकता है, ना? तो अंदर वाले स्क्वायर का एरिया ओरिजिनल का आधा होगा। अगर आप स्क्वायर के अंदर भी स्क्वायर खींच रहे हैं इस तरीके से, और ये हो गया सर्कल, तो अंदर वाले स्क्वायर का एरिया ओरिजिनल वाले का आधा हो जाएगा कि नहीं? अंदर वाले स्क्वायर का एरिया जो है ओरिजिनल का आधा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यानी कि जैसे आपको यहां पे दिख रहा है, ध्यान सुनिएगा बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना, ये बाहर वाला स्क्वायर है, इसका एरिया अगर ए है, फिर इसके अंदर बनाएगा सर्कल, इसके अंदर एक और स्क्वायर बनाएगा, उसका एरिया आधा हो जाएगा a/2। यानी कि, और तीसरी बात मैंने आपको यह भी समझाई है कि स्क्वायर के बाहर सर्कल और स्क्वायर के अंदर सर्कल, उनका एरिया भी आधा होगा। इनर सर्कल का एरिया स्क्वायर के सर्कम सर्कल का आधा होता है, इन सर्कल का एरिया सर्कम सर्कल का आधा होता है ना, सर्कम सर्कल का एरिया अगर 2 है तो इन सर्कल का 1 होता है। तो प्यारे बच्चों, 3 कॉन्सेप्ट यहां पर मिक्स हो गए, 3 कॉन्सेप्ट। किसी सर्कल के अंदर अगर आप स्क्वायर बनाओगे तो सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो π/2 होगा, है ना? दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, स्क्वायर के बाहर सर्कल और स्क्वायर के अंदर सर्कल, तो बाहर और अंदर वाले का एरिया 2:1 होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट कि भाई हमने इस स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाया, फिर उस सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाया, तो यहां पे जो बाहर वाला स्क्वायर है, जो अंदर वाला स्क्वायर है, इनका आधा, अंदर वाले स्क्वायर का एरिया बाहर वाले का आधा हो जाएगा, कि बनेगा तो मिड पॉइंट को मिलाकर ही ना बेसिकली। ठीक है बच्चे, अगर इन तीनों कॉन्सेप्ट को आपस में मर्ज कर दें तो सबके एरिया का रेशियो लिखा जा सकता है। जैसे हम शुरुआत करते हैं, भाई ये बाहर वाला सर्कल है फर्स्ट, और उसके अंदर ये स्क्वायर है सेकंड, तो किसी भी सर्कल और उसके अंदर स्क्वायर का जो रेशियो होता है π/2 होता है, π/2। अच्छा, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आधा करता जाना है, मुझे क्या करते जाना, हाफ करते जाना, आधे करते जाना, आधा, बात समझ रहे हो ना, आधा करते जाना, तो मुझे आधा करने में कोई परेशानी ना हो तो एक काम कर लेता हूं, मैं पूरे को ना 8 से गुणा करके लिख लेता हूं, पूरे रेशियो को 8 से गुणा करके। अगर मैं मान लेता हूं कि माना इस बाहर वाले सर्कल का एरिया 8π है, तो इसके अंदर जो स्क्वायर बनेगा उस स्क्वायर का एरिया होगा 16, क्योंकि रेशियो तो π/2 ही चलेगा ना, मुझे आधा करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए प्यारे बच्चों मैंने बाहर वाले इस पूरे रेशियो को 8 से गुणा कर ली, क्योंकि कोई भी सर्कल और उसके अंदर स्क्वायर एरिया का रेशियो होता है π/2, 8 से गुणा कर लेंगे तो ये रेशियो हो जाएगा 8π/16। तो अगर बाहर वाले सर्कल का एरिया मैंने 8π माना है, तो उसके अंदर जो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर का एरिया 16 है। तो आप बताओ,
फिर उसके अंदर फिर से मेरे दोस्तों सर्कल बनेगा, फिर उसके अंदर फिर से स्क्वायर बनेगा, फिर उसके अंदर फिर से सर्कल बनेगा, फिर स्क्वायर बनेगा, फिर सर्कल बनेगा, फिर स्क्वायर बनेगा, ऐसे ही चलता जाएगा। तो बेटे जो अंदर सर्कल बनते जा रहे हैं, सर्कल का एरिया क्या होता जाएगा, आधा। 8 पाई का आधा 4 पाई हुआ, 4 पाई का आधा 2 पाई हुआ, और 2 पाई का आधा पाई होता। सर्कल का एरिया आधा होता जा रहा है, देखो आधा। बाहर वाले सर्कल का एरिया 8 पाई है, तो अंदर वाले का कितना आएगा मेरे प्यार, अंदर वाले का एरिया 4 पाई आएगा। उसके जो अंदर सर्कल बना है इसका एरिया प्यारे बच्चों 2 पाई आएगा, फिर और अंदर सर्कल बना है उसका एरिया पाई आएगा। है भाई, मैंने मान लिया सबसे बाहर वाले सर्कल के एरिया 8 पाई है, तो उसके अंदर जो स्क्वायर है उसका एरिया 16 होगा, पूरे रेशियो को 8 से गुणा कर ली। सर्कल के अंदर जो स्क्वायर बनना है, स्क्वायर का एरिया 16 है, फिर से जो अंदर स्क्वायर बनेगा उसका एरिया आधा होगा, देखो 8, और अंदर स्क्वायर बनेगा उसका एरिया और आधा हो जाएगा 4, और अंदर स्क्वायर बनेगा उसका एरिया और आधा हो जाएगा 2, आधा होता जा रहा है। अगर यहां पे इस स्क्वायर का एरिया 16 है, मान लीजिए प्यारे बच्चों 16, तो इसके अंदर जो स्क्वायर बनना है उसका एरिया 8 आ जाएगा, और जो स्क्वायर बनना है उसका एरिया 4 आ जाएगा, और जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया 2 आ जाएगा। देखो, तो मैं आपसे क्या पूछ रहा था, मैं आपसे पूछ रहा था सबसे बाहर वाले सर्कल और सबसे अंदर वाले स्क्वायर के एरिया का रेशियो। सबसे बाहर वाले सर्कल का एरिया अगर 8 पाई बाना था, तो सबसे अंदर वाले सर्कल का एरिया आया है 2, रेशियो कितना आया है, सबसे अंदर वाले स्क्वायर का एरिया 2, 4 पाई रेशियो 1। देखो कितना भयानक आंसर आया है, लेकिन आपको करने में कितना सेकंड लगा, 1 सेकंड। तो आप देख रहे हैं सर्कल का एरिया आधा होता जा रहा, 8 पाई 4 पाई 2 पाई पाई। कोई भी सर्कल और उसके अंदर स्क्वायर फिट किया जाए, रेशियो होना चाहिए सर्कल स्क्वायर का पाई रेशियो 2। तो मुझे आधा 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 करते जाना, आधा करने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का 3 बार मल्टीपल, पूरे रेशियो को 8 से गुणा कर ली। अगर बाहर वाले सर्कल का 8 पाई मानता हूं, तो अंदर वाले स्क्वायर का 16, फिर अंदर वाले सर्कल का 4 पाई, फिर 2 पाई, फिर पाई, स्क्वायर का एरिया भी आधा हो जाएगा, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, फिर 2 का भी आधा होता चला जाएगा 1, इस तरीके से। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, सर्कल का एरिया आधा होता जा रहा है, अंदर स्क्वायर का एरिया आधा होता जा रहा है, और सर्कल के भीतर जो स्क्वायर बन रहे हैं, ये रेशियो कितना है, पाई रेशियो 2, 4 पाई से 8 का रेशियो पाई रेशियो 2, 2 पाई से 4 का रेशियो पाई रेशियो 2, ये भी पाई रेशियो 2, रेशियो पाई रेशियो 2 ही रहेगा किसी भी सर्कल और उसके जस्ट अंदर वाले स्क्वायर का। कितना मस्त कॉन्सेप्ट है, अक्सर इस पे सवाल बनते हैं प्यारे बच्चे, है ना। मैंने आपको समझा दिया, अब आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट समझा दिया बच्चों, सवाल तो आप उल्टे सीधे जो आते हैं वो कर ही लेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर है 18, ये बताओ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। उस वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, उस स्क्वायर का एरिया क्या है जिसके वर्टेक्स 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल पर स्थित है। उस स्क्वायर का एरिया बताइए जिस स्क्वायर के वर्टेक्स, जिस वर्ग के शीर्ष 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर हैं। व्हाट द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज वर्टेक्स, स्क्वायर के जो चारों वर्टेक्स हैं, ये वर्टेक्स ही तो होते हैं, शीर्ष चारों कौन है, वो 5 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल पे। तो इस स्क्वायर का एरिया क्या आएगा, आप जानते हैं कि अगर स्क्वायर की, इस सर्कल की रेडियस 5 है, अगर सर्कल की रेडियस 5 है, तो यहां पे सर्कल का डायमीटर होगा 10। तो स्क्वायर का एरिया क्या आएगा, स्क्वायर का एरिया आ जाएगा मेरे प्यारे भी डायगोनल का, डायगोनल डी स्क्वायर का आधा, 10 स्क्वायर का आधा 50। सिंपल कॉन्सेप्ट। करिए बताओ, 19वां करिए। 18 मीटर साइड वाले किसी स्क्वायर में खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े स्क्वायर का
एरिया क्या होगा, इसके सबसे बड़े सर्कल का एरिया क्या होगा? बहुत बेसिक सवाल है भाई। एक स्क्वायर है जिसकी भुजा 18 मीटर है, इसके अंदर हम जो सबसे बड़ा सर्कल खींच सकते हैं, द एरिया ऑफ बिगेस्ट सर्कल दैट कुड बी ड्रॉन इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 18 यूनिट, इसके अंदर हम जो सबसे बड़ा सर्कल खींचेंगे वो ये होगा जो स्क्वायर की चारों भुजाओं का अंदर से टच करता हो जाए, और इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो स्क्वायर की साइड का आधा होगी 9, क्योंकि भैया इस सर्कल का डायमीटर 18 होगा, रेडियस 9 हो जाएगी, तो सर्कल का एरिया हो जाएगा, आपको पता है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस 9 होगी, पाई 9 का स्क्वायर 81 पाई। नेक्स्ट ही बताइए जल्दी से। Let the area of largest possible square inscribed in a circle of unit radius be x. Let the area of this largest possible circle inscribed in a square of unit side length be y. What is the relation between a x and y? बहुत अच्छा सवाल है, बताओ बच्चों कैसे करेंगे? आपको x और y में रिलेशन बताना है। देखिए, इकाई का मतलब होता है 1, 1 रेडियस वाले सर्कल में अंकित सबसे बड़े स्क्वायर का एरिया x है। तो भाई ये एक सर्कल है प्यारे बच्चों, इस सर्कल की रेडियस है 1, इसके अंदर जो सबसे बड़ा स्क्वायर बनता है, इसके अंदर सबसे बड़ा स्क्वायर ये बनेगा, ये इसके अंदर सबसे बड़ा स्क्वायर बनेगा बच्चों, इस स्क्वायर का एरिया x है। और दूसरी बात बोला है कि यूनिट साइड वाले स्क्वायर में, एक स्क्वायर है जिसकी साइड है यूनिट यानी कि 1, उसमें जो सबसे बड़ा सर्कल बनता है, इसके अंदर जो सबसे बड़ा सर्कल बनता है, इसके अंदर सबसे बड़ा सर्कल ये बनेगा बच्चों, ये इसके अंदर जो सबसे बड़ा सर्कल बनेगा वो ये होगा, इसका एरिया y है। x और y के बीच क्या रिलेशन है? तो यहां पे दो अलग अलग चित्र बनाने के लिए कहा गया है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी मेरे प्यार में, मस्त सवाल है, लेटेस्ट। तो एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 1, तो इस सर्कल का सेंटर होगा, सेंटर से परिधि तक की दूरी तो रेडियस होती है, इसके अंदर जो सबसे बड़ा स्क्वायर बना उसका एरिया x है, और यूनिट रेडियस का वन साइड का इकाई भुजा का एक वर्ग है, इसके अंदर जो सबसे बड़ा सर्कल बना उसका एरिया y है। तो आप बताओ, मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर निकालना है x और y का बेसिकली रेशियो। आप बताओ यहां से, अगर इस सर्कल की रेडियस 1 है, इस स्क्वायर की साइड 1 है, ये बात बोलिए, अगर इस सर्कल की रेडियस 1 है तो इस सर्कल का डायमीटर कितना होगा? 2, ये भी 1 ये भी 1, पूरा स्ट्रेट लाइन डायमीटर 2 हो जाएगा। तो यानी कि इस स्क्वायर का डायगोनल भी 2 हो गया ना, इस वर्ग का विकर्ण भी 2 हो गया। अगर वर्ग का विकर्ण डायगोनल 2 हो गया तो वर्ग का एरिया होता है d²/2, यानी कि x की वैल्यू 2 आ जाएगी। दूसरी बात, अगर यहां पे वर्ग की भुजा 1 है तो इसके अंदर जो सर्कल बनाया जाएगा उस सर्कल की रेडियस आएगी 1/2, क्योंकि पूरा जो साइड है 1 है और ये हाफ हाफ हो जाएगा, ये भी आधा ये भी आधा। तो इस सर्कल का एरिया क्या आएगा? πr², पाई 1/2 का स्क्वायर, किस शब्द सही चल रही है ना क्लास? π/4। ठीक है बच्चों, ये आ गया। आपसे x और y के बीच रिलेशन, बेसिकली रेशियो बताना है, रेशियो। अगर आप दोनों को डिवाइड कर दो x से y को, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू π/4 है। दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो 4 ऊपर पहुंचेगा, 4 दूनी 8/π, तो x/y आएगा 8/π। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा πx = 8y, ये आंसर है, πx = 8y, डी ऑप्शन। ठीक है, तो मुझे लगता है मेरी ये बात सबके दिमाग में एकदम फिट बैठ गई है, कोनो दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए खत्म इसी के साथ प्यारे दोस्तों, ये आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट
और आखिरी सवाल है ना, अगला कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों, ये एक कॉन्सेप्ट है, कभी कभी पेपर में पहले आते थे शेडेड एरिया के कुछ सवाल, लेकिन अब तो काफी कम आना, लगभग ना के बराबर ही हो गए हैं बच्चों, ठीक है ना। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत पॉपुलर है, पुराने जमाने में इसमें सवाल आए, मैं आपको कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूं, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, सीधा ध्यान रखो, यही बहुत बड़ी बात है बच्चों। एक स्क्वायर है ए बी सी डी, ए स्क्वायर है ए बी सी डी। कैसे स्क्वायर? इसकी चारों भुजाएं बराबर है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, तो स्क्वायर हो गया ए बी सी डी। अब इसके चारों वर्टेक्स से जाने वाला एक सर्कल खींचा है इस तरीके से, जो चारों वर्टेक्स से जाता है, ये क्या है? स्क्वायर का सरकम सर्कल। सबको समझ में आ गया? तो ये एक स्क्वायर का सरकम सर्कल खींचा है जो इसके चारों वर्टेक्स, चारों शीर्षों से होकर गुजर रहा है, ये सी से भी, डी से भी, ए से भी, बी से भी, स्क्वायर का सरकम सर्कल। अब स्क्वायर की हर भुजा पर हमने सेमी सर्कल खींचा, अर्धवृत्त खींचा है। ये सर्कल है, सर्कल को बीच में से टुकड़ा करके आधा कर दो, ये कहलाता है सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। तो स्क्वायर की भुजा ए बी को व्यास मान के हमने सेमी सर्कल खींचा, ये ऐसी भुजा बीसी पे अर्धवृत्त खींचा है, पूरा कर दूंगा तो पूरा वृत्त बन जाएगा, ये पूरा कर दूंगा तो पूरा वृत्त बन जाएगा, पर मैंने आधा ही खींचा है ना। ऐसे ही प्यारे दोस्तों, हमने सीडी पे सेमी सर्कल खींचा है, हमने एडी पे सेमी सर्कल खींचा। तो बेसिकली हमने यहां पर दो काम किए, एक तो हमारे पास स्क्वायर था, इस स्क्वायर के चारों कोनों से होने जाने वाला सरकम सर्कल खींचा, और स्क्वायर की हर भुजा पर हमने सेमी सर्कल खींचा, अर्धवृत्त खींचा। तो ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है शेडेड एरिया, ये शेडेड एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ना यहां पे कलर कर रखा है पीला पीला, जो येलो कलर का शेडेड एरिया है, इसकी वैल्यू जो होगी, येलो कलर का जो शेडेड एरिया है, ये स्क्वायर एबीसीडी के एरिया के बराबर होगा, है ना। शेडेड जो रीजन है, जो छायांकित क्षेत्रफल है, उसकी वैल्यू स्क्वायर एबीसीडी के एरिया के बराबर होगी, यानी कि साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब सवाल देखो, जो प्रीवियस ईयर में आया था, सेम डायग्राम बना के, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए यदि वर्ग एबीसीडी की भुजा 10 है, ये स्क्वायर है, वर्ग एबीसीडी है, वर्ग एबीसीडी की भुजा 10 है भाई। अब इसके चारों वर्टेक्स से जाने वाला सरकम सर्कल खींचा, हर भुजा पे सेमी सर्कल खींचा गया है, तो शेडेड जो एरिया होगा, शेडेड एरिया होगा स्क्वायर के एरिया के बराबर, यानी कि स्क्वायर के एरिया आ जाएगा 100। इसी के साथ खत्म। देखो सेकंड भर का सवाल है केशव, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, स्क्वायर खत्म होता है। कल मैं आपको बताऊंगा प्यारे दोस्तों रेक्टेंगल, आयत वाले, है ना, और बाकी, ठीक है बच्चों। तो आसान है, कोई मुश्किल तो है नहीं, ठीक है जी। कल मिलते हैं सभी लोग बच्चों। हमारा जो YouTube चैनल है सिलेक्शन विद जीएस, बहुत ही बेहतरीन टीचर हम लेके आए हैं और YouTube पे पूरा फ्री पढ़वा रहे हैं, शुभम गुप्ता सर से, है ना, जो कंप्लीट एक एक लेक्चर को बनाने के लिए एक एक दिन तक जो है कंटेंट पर पीपीटी पे काम करते हैं। पहले उनकी लाइव क्लास हुई है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई है, एंशिएंट हिस्ट्री की दूसरी क्लास होगी, आपको मजा आएगा मेरे प्यारे भाई। आप इस चैनल को ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो और देखिए, यहां से जीएस का डर है पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज इतना ही, बाकी कल करेंगे।